आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर अकाउंटेंसी की क्लास है, जिसमें एक बार पुनः प्रथम अध्याय से परीक्षा के दृष्टिकोण से हम दोबारा रिवीजन के रूप में प्रत्येक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रथम अध्याय लेखांकन का सामान्य परिचय अभी चर्चा का बिंदु है। इसमें हमने पुस्तपालन का अर्थ व विशेषताएं, लेखांकन का अर्थ व विशेषताएं, लेखांकन की विशेषताओं के बारे में अब तक चर्चा की है। उसी क्रम में आज का हमारा अध्ययन बिंदु है लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन की विभिन्न विधियों, प्रणालियों का प्रयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला बिंदु आता है व्यावसायिक लेन देनों का नियमित तथा सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण लेखा करना। जब किसी व्यापारी द्वारा किसी व्यापार को आरंभ किया जाता है, व्यवसाय को आरंभ किया जाता है, तो व्यापार या व्यवसाय के माध्यम से लाभ प्राप्त करना, अपनी आर्थिक स्थिति को विकसित करना मुख्य उद्देश्य होता है। और व्यापार के लाभ, हानि, आर्थिक स्थिति, संपत्ति, दायित्व आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों को पहचान कर उनको निश्चित नियमों, सिद्धांतों के आधार पर लिखा जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ, सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जा सकें। ये कार्य लेखांकन के माध्यम से ही संभव है। लेखांकन का प्रथम उद्देश्य सभी व्यावसायिक लेन देनों का पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से लेखा करना है। सुव्यवस्थित ढंग से लेखा करने से भूल की संभावना नहीं रहती और प्राप्त होने वाले परिणाम शुद्ध होते हैं। शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण, जैसा मैंने आपको बताया, प्रत्येक व्यापारी, व्यवसायी या उद्योगकर्ता का मुख्य उद्देश्य अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से लाभ प्राप्त करना होता है। तो लेखांकन की सहायता से एक निश्चित अवधि के लाभ या हानि की जानकारी व्यापारी द्वारा वर्ष के अंत में अंतिम खाते तथा विभिन्न वित्तीय विवरणों को तैयार कर प्राप्त की जा सकती है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान, लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य संस्था की वित्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त कराना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक स्थिति विवरण, जिसे हम आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, तैयार किया जाता है। इसमें व्यापार की पूंजी, दायित्व तथा संपत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है, जिससे व्यापारी को समय समय पर अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यदि संपत्तियां व्यापार की संपत्तियां व देयताएं, पूंजी व दायित्व कम रहती हैं तो व्यापार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ मानी जाती है। और यदि देयताएं ही अधिक हों, यानी जो व्यापारी को किसी दूसरे पक्ष के देय धन, जिसे हम दायित्व कहते हैं, यदि दायित्व अधिक हों तो व्यापार की स्थिति सुदृढ़ नहीं मानी जाती, जबकि संपत्तियां अधिक होने पर व्यापार की स्थिति सुदृढ़ मानी जाती है। आर्थिक निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना, लेखांकन का एक कार्य वित्तीय प्रकृति वाली सूचनाएं प्रदान करना है, जिससे प्रबंधकों को, व्यापार के स्वामियों को विभिन्न वित्तीय या आर्थिक निर्णय लेने में सुविधा हो, साथ ही सही निर्णय लिए जा सकें, जिससे व्यापार का विकास हो। इसके लिए वैकल्पिक उपाय भी लेखांकन ही उपलब्ध कराता है। व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकारों को सूचनाएं देना, जब कोई व्यवसाय, व्यापार, उद्योग आरंभ किया जाता है
तो उसमें हित रखने वाले विभिन्न पक्षकार होते हैं। एक पक्षकार स्वामी या मालिक, एक पक्षकार ऋणदाता जिन्होंने ऋण उपलब्ध कराए हैं, एक पक्षकार विनियोगकर्ता जिन्होंने लाभ के उद्देश्य से व्यापार, व्यवसाय, उद्योग में विनियोग किया है। सभी पक्षकारों के अपने अपने हित, अपने अपने उद्देश्य होते हैं। लेखांकन के माध्यम से व्यवसाय में हित रखने वाले स्वामी, कर्मचारी, प्रबंधक, लेनदार, विनियोजक आदि को उनसे संबंधित विभिन्न सूचनाएं हम उपलब्ध करा सकते हैं। कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी है। लेखांकन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के लिए वर्ष में रिटर्न दाखिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा एक महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है। ये लेखांकन के विभिन्न उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रखकर लेखांकन की रीतियों, नियमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब तक हमने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की है, एक तो लेखांकन और एक पुस्तपालन। अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से तथा लेखांकन की आधारभूत जानकारी रखने के लिए यह आवश्यक है कि इन दोनों के बीच का अंतर हमें पता होना चाहिए। पुस्तपालन का अर्थ व्यावसायिक लेन देनों को मौद्रिक रूप में खातों में लिखने तथा खाता बही में वर्गीकरण करने की कला से होता है। व्यापारी व्यवसायी द्वारा अपने व्यापार और व्यवसाय के लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम व्यापारिक लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों में लेखाबद्ध किया जाता है। उसके बाद उन व्यापारिक पुस्तकों की सहायता से उनका वर्गीकरण खाता बही में किया जाता है। खाता बही की सहायता से तलपट तैयार किया जाता है। तलपट की सहायता से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं और इन अंतिम खातों से व्यापारी को व्यापार के लाभ, हानि, आर्थिक स्थिति, संपत्ति, दायित्व, देनदारी, लेनदारी आदि के संबंध में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो पुस्तपालन का जो कार्य है या पुस्तपालन की जो क्रिया है वो व्यापारिक लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों, जिसमें मुख्य रूप से रोजनामचा जर्नल आता है, जर्नल में लिखने के बाद वर्गीकरण के लिए खाता बही तैयार करने तक होता है। इसके बाद का कार्य लेखांकन का है। लेखांकन व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करने, सारांश बनाने, विश्लेषण करने और जानकारी देने का साधन है। सारांश का मतलब तलपट तैयार करना, विश्लेषण का मतलब अंतिम खाते तैयार करना और अंतिम खातों से प्राप्त सूचनाओं को जानकारी के रूप में देना लेखांकन का कार्य होता है। पुस्तपालन का उद्देश्य वित्तीय प्रकृति वाले लेन देनों, व्यवहारों को अभिलेखन संधारित करना होता है। जो पुस्तपालन से संबंधित विभिन्न रीतियां हैं, विभिन्न विधियां हैं, उनके नियम सिद्धांतों को ध्यान में रखकर वित्तीय प्रकृति वाले लेन देनों या व्यवहारों को रिकॉर्ड करना होता है। जबकि लेखांकन का उद्देश्य वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार करके व्यापार के लाभ या हानि तथा वित्तीय स्थिति ज्ञात करना और इन्हें विभिन्न पक्षकारों तक पहुंचाना, संप्रेषित करना होता है। पुस्तपालन का क्षेत्र सीमित होता है। इसमें रोजनामचा यानी जर्नल, सहायक बही और खाता बही में लेखा करना शामिल होता है। जबकि लेखांकन का क्षेत्र विस्तृत है। इसमें तलपट बनाना, यदि कुछ अशुद्धियाँ हुई हैं तो उनका सुधार करना, समायोजनाओं से संबंधित विभिन्न प्रविष्टियाँ करना, अंतिम खाते तैयार करना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना आदि लेखांकन में शामिल किए जाते हैं। पुस्तपालन लेखांकन के प्रारंभिक यानी जो हमारा पूरा ये लेखा शास्त्र है उसके प्रारंभिक चरण या प्रथम अवस्था है और लेखांकन के लिए आधार का कार्य करता है। जबकि लेखांकन लेखा शास्त्र का द्वितीय चरण है, द्वितीय अवस्था है।
पुस्त पालन जहाँ समाप्त होता है वहाँ से लेखांकन का कार्य आरंभ होता है। पुस्त पालन की कोई शाखा नहीं होती, जबकि लेखांकन की विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन आदि। विशेष ज्ञान व योग्यता। पुस्त पालन का कार्य छोटे कर्मचारी या मशीन द्वारा भी किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, जबकि लेखांकन के लिए विशेष योग्यता व ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक प्रशिक्षित अंकेक्षक ही लेखांकन के कार्य को भलीभांति रूप से कर सकता है। पुस्त पालन का कार्य अपेक्षाकृत सरल कार्य है, जबकि लेखांकन का कार्य पुस्त पालन की अपेक्षा में थोड़ा कठिन होता है। पुस्त पालन लेखाक्रम के लिए उत्तरदायी नहीं होता, जबकि लेखांकन पुस्त पालन के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसकी देखभाल में ही पुस्त पालन किया जाता है। ये लेखांकन और पुस्त पालन के बीच के कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। लेखांकन के उद्देश्य तथा पुस्त पालन व लेखांकन के बीच का अंतर दोनों ही अध्ययन बिंदु परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझें, सुनें, अपनी नोटबुक में लिखें। आगामी कक्षा में एक नए अध्ययन बिंदु पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।